Hello, my dear students. I am GD Pandey. I teach mechanical engineering on Make My Career. कैसे हैं आप लोग? मैं लगातार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लासेस का ये क्लास नंबर 3 है। आज क्लास नंबर 3 में हम लोग जानेंगे पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो जान है, जिसे स्ट्रेस कहते हैं। आज स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये पेड बैच की क्लासेस हैं और पेड बैच की क्लासेस के कुछ लेक्चर्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी ये सभी क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंप्लीट बैच मेक माई करियर के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस बैच से संबंधित किसी भी इंक्वायरी को चाहते हैं तो नीचे एक स्ट्रिप में पट्टी में जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उस नंबर पर संपर्क करके आप इस बैच में प्रवेश ले सकते हैं। आइए ज़रा समझते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के तीसरी क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, टेंसाइल क्या है, कंप्रेसिव क्या है, स्ट्रेस किस तरह से प्रेशर से भिन्न है, क्या स्ट्रेस और प्रेशर समान चीज़ें हैं, क्या स्ट्रेस और प्रेशर अलग अलग चीज़ें हैं, किस तरह से स्ट्रेस का हमें स्टडी करना चाहिए। इन तमाम सारी चीज़ों को आप इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हमसे काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं समझ में आती है, सर हमें सोम नहीं समझ में आता है। बच्चों, आपको सोम इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि आपको सोम के बेसिक्स नहीं समझ में आते हैं। बेसिक्स से मेरा अभिप्राय है स्ट्रेस नहीं समझ में आता, आपको स्ट्रेन नहीं समझ में आता। पिछली वाली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ लोड के बारे में। जिन लोगों ने क्लास नंबर 2 नहीं देखी है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 देखने के बाद क्लास नंबर 3 देखें तो आपको मजा आएगा इस क्लास में। तो आपको बेसिक्स, लोड कितने प्रकार के होते हैं, होमोजेनियस मटेरियल क्या होता है, आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। क्लास नंबर 4 में मैं आपको स्ट्रेन पढ़ाने जाऊंगा कि स्ट्रेन क्या होता है। तो ये बेसिक्स आपका कमजोर होता है, इसीलिए आपको सोम डिफिकल्ट लगता है। और आप इस क्लास को देखेंगे, बचपन में जब आपने स्ट्रेस पढ़ा होगा तो स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं और आपके गुरुजी ने कहा होगा स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और यहीं पर बात खत्म हो गई होगी। इसको आप लोग प्रतिबल कहते होंगे, शायद हिंदी में इसको आप लोग प्रतिबल शायद कहते रहे होंगे। अगर मैं डिप्लोमा के बच्चों की बात करूं तो इन्हें प्रतिबल कहते होंगे, फोर्स अपॉन एरिया, और यहीं पर बात खत्म हो गई। लेकिन यहां पे स्ट्रेस खत्म नहीं हो रहा। अगर आप कंपटीशन लेवल पर पढ़ना चाहते हैं, उसके प्रश्नों को हल करना चाहते हैं, तो स्ट्रेस में बहुत सारी चीजें हैं और उन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब मजा आएगा। ठीक है ना? क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया तो बहुत कुछ होता है, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है ना? प्रेशर भी तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फिर इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फिर फर्क क्या है? और फर्क ही नहीं, फर्क तो बहुत छोटी सी चीज है, उससे संबंधित वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि सारे प्रश्न आप निकाल लीजिए, वो पढ़ना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपको बड़ी समस्याएं होती थी। अब मैं उम्मीद करूंगा आज हमसे पढ़ने के बाद आपको किसी तरह की कोई समस्या इस टॉपिक में तो नहीं आएगी। चलिए, स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं तो फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं, ये बात एकदम सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। लेकिन स्ट्रेस को डिफाइन करने से पहले हम लोग क्या समझेंगे? हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस का जो संबंध है बच्चों, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस है पेन। पेन है ये, पेन मतलब दर्द। अगर कहीं पर किसी मेंबर में पेन आ रहा है, किसी मेंबर में पेन डेवलप हो रहा है, तो स्ट्रेस डेवलप होगा। अब इस बात को जरा और अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक गाड़ी है, ये आपकी कार है। मान लीजिए ये आपकी कार है, ठीक है ना? मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है।
ठीक है, इस तरह की कोई गाड़ी है आपके पास, ठीक है। चलिए, कैसी गाड़ी बन गई भाई, फिर से देख लेते हैं जरा गाड़ी को। ये गाड़ी है, सिंपल सी कोई गाड़ी है, और ये पहिए लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये पहिए लगे हुए हैं, ठीक है। और अगर हम इस गाड़ी को यूं धक्का दें, यहां से इस पर हम फोर्स लगाएं, जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे या यहां से इस पर फोर्स लगाएं, अगर यहां से इस पर फोर्स लगाएं तो क्या होगा? होगा ये कि गाड़ी चलने लगेगी। दिस पर्टिकुलर बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। क्या यहां स्ट्रेस आया? यहां पर किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं आया। हियर देयर इज नो स्ट्रेस। ध्यान से समझिएगा भैया, आपने गाड़ी बनाया, गाड़ी पे आपने जब यहां पे फोर्स लगाया तो ये जो कार है, दिस इज योर कार, ये जो कार है वो मूव करने लगी, चलने लगी। अगर कार मूव करने लगी तो यहां कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस तब तक नहीं आएगा जब तक पेन डेवलप नहीं होगा। पेन, पेन मतलब दर्द। पेन डेवलप कैसे होगा, अब इस बात को समझते हैं। आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। एक बच्चा कहता है हमसे कि सर स्ट्रेस वहीं आता है जहां पर बॉडी रेस्ट में होती है, डायनामिक कंडीशन में स्ट्रेस नहीं आता। एक बच्चा कहता है मुझसे सर स्ट्रेस वहीं आता है जहां नेट इफेक्ट फोर्स का जीरो होता है। ये सारी अवधारणाएं एकदम गलत हैं, और एक एक करके मैं गलत साबित करूंगा और फिर सही वाला आपको सिखाऊंगा। तो जब भी आप स्ट्रेस देखना हो तो स्ट्रेस देखते समय आपको एक चीज जरूर देखना है कि यहां पर दिस बॉडी इज फ्रीली मूविंग, फ्रीली मूविंग, दिस बॉडी इज फ्रीली मूविंग, फ्रीली मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है। देयर इज नो स्ट्रेस। स्ट्रेस तब तक नहीं आएगा जब तक वहां पर रिस्ट्रेंट्स ना हो, वहां रिस्ट्रिक्शंस ना हो। अब देखिए जरा, स्ट्रेस ले आते हैं इसी बॉडी में, इस यहां पर नो स्ट्रेस। अब देखिए यहां पर फिर वही कार हमने ले ली जो पिछली बार बड़ी मुश्किल से बना था, लेकिन इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने क्या किया, हमने इसको यहां पर फिक्स कर दिया है, यहां हमने रिस्ट्रेंट्स लगा दिया, इसको फिक्स कर दिया है। अब बताइए, जब हमने इसको फिक्स कर दिया है और इसको जब खींचेंगे तो इसमें पेन डेवलप होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। यहां पर नो पेन, यहां तो कोई पेन नहीं है, बॉडी आराम से मूव कर गई, यहां नो पेन। कार को खींचा आपने, कार मूव कर गया, नो पेन तो नो स्ट्रेस। क्या यहां पर भी, क्या यहां पर भी मान लीजिए ये आपका नीचे कोई सतह है जहां कार खड़ी हुई है, अगर यहां खींचेंगे तो क्या यहां भी बॉडी आराम से मूव कर पाएगी? क्या बॉडी फ्रीली मूव कर पाएगी? फ्रीली नहीं मूव कर पाएगी, क्योंकि यहां फिक्स किया हुआ है, यहां रिस्ट्रेंट्स लगे हैं, यहां रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। इस कंडीशन में इस बॉडी में पेन आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। भैया आप इधर खींच रहे हैं, इधर को कोई पकड़ा हुआ है, यहां पे कोई फिक्स किया हुआ है, आप इसको खींच रहे हैं, आप इसको खींच रहे हैं, तो पेन डेवलप होगा ना? बिल्कुल पेन डेवलप होगा। यहां पेन डेवलप होगा, हियर पेन इज डेवलप्ड। आप इसी शब्द को पकड़िएगा। स्ट्रेस समझते समय अगर आप इस शब्द का मतलब समझ गए तो कभी भी स्ट्रेस आपसे गलत नहीं होगा। यहां पेन डेवलप हुआ ना, तो यहां स्ट्रेस भी डेवलप होगा। यहां स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस इज डेवलप्ड। यहां नो पेन तो नो स्ट्रेस, हियर इज अ पेन, हियर इज अ स्ट्रेस। अगर आप इसको खींचेंगे तो यहां निश्चित रूप से पेन आएगा। पेन आएगा क्यों? क्योंकि यहां फिक्स है। भाई ऐसे समझिए कि अगर आपने इस चीज को फिक्स कर दिया, यहां फिक्स है, अब इसको खींचेंगे, इसको खींचेंगे तो ये पेन डेवलप होगा ना। और फिक्स नहीं है तो आप देखिए इसको खींच रहे हैं, देखो आगे चला जा रहा है, मोशन हो रहा है। तो जहां पर फ्रीली मोशन हो रहा है वहां कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। जहां बॉडी फिक्स्ड है और आप खींच रहे हैं तो पेन डेवलप हो रहा है। जहां पेन डेवलप हुआ वहां पर स्ट्रेस आएगा। तो ये स्ट्रेस के बारे में बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको समझाया। जहां पर भी पेन आएगा वहां पर स्ट्रेस आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा।
इसको मिटा दें हम लोग। मुझे लगता है इतना से आप ये समझ ही गए होंगे कि स्ट्रेस होता क्या है। चलिए, अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है, बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है। बच्चों के मन में कंफ्यूजन ये होता है कि जो स्ट्रेस है सर, अभी आपने बताया कि मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है ना। अब ये बॉडी यहां से फिक्स है, दिस बॉडी इज फिक्स्ड हियर, यहां से ये फिक्स है, और यहां पर एक फोर्स लगाया गया F। ये कैसा फोर्स है? ये एक्सटर्नल फोर्स है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बॉडी पे फोर्स लगेगा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है ना। ये मान लीजिए बॉडी और अच्छी बना लीजिए आप, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। यहां एक फोर्स लगा, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स है। तो क्या यही एक्सटर्नल फोर्स ही स्ट्रेस डेवलप करेगा? नहीं। जब बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तो इनर्शिया के कारण एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है। पेन हुआ ना, देखो जब इसने खींचा तो इसको पेन हुआ, इस बॉडी में पेन डेवलप हुआ। जब पेन डेवलप हुआ तो अंदर से एक प्रतिक्रिया आएगी, एक रिएक्शन आएगा। अगर हमें उस रिएक्शन को देखना है तो आइए इस बॉडी को मान लीजिए यहां से इस सेक्शन से काट देते हैं। अगर आप इस सेक्शन से काट दोगे तो बॉडी कुछ इस प्रकार की होगी। अगर आप इस सेक्शन से काट दोगे तो बॉडी कुछ इस प्रकार की होगी। इस बॉडी पर अगर आप देखेंगे तो इधर क्या आएगा आपको? इधर आपको आएगा F एक्सटर्नल, और इधर क्या आएगा आपको? अगर इस तरफ आप देखना चाहते हैं, इधर क्या आएगा आपको? इधर आपका आएगा F इंटरनल। ध्यान से समझिएगा, इस तरफ का जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है। ये आ क्यों रहा है? ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है आपस में जुड़ के रहना चाहते हैं। आपने इनको खींचा, जब खींचा तो यहां पर पेन डेवलप हुआ। जब पेन डेवलप हुआ तो इनकी प्रतिक्रिया आई, इनकी रिएक्शन आई, और वो रिएक्शन एक्शन के विपरीत आया। ये इधर खींच रहे थे तो इधर इंटरनल फोर्स के रूप में एक नया फोर्स आपको दिखाई पड़ा। अगर इस इंटरनल फोर्स को इस एरिया से डिवाइड कर दिया जाए, ये जो भी एरिया है, ये एरिया जो भी है, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें किससे? इंटरनल फोर्स से, तो जो मिलेगा उसी का नाम स्ट्रेस है। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां जगह नहीं बच रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं। स्ट्रेस इज इक्वल टू, मैं यहां लिख दे रहा हूं, बल्कि स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन एरिया। ये स्ट्रेस होता है, ठीक है ना। और स्ट्रेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। ये हुआ आपका स्ट्रेस। केवल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया नहीं है बच्चों। स्ट्रेस को समझने के लिए केवल फोर्स अपॉन एरिया तक सीमित मत रहना। स्ट्रेस का मतलब है कि इंटरनल फोर्स। कौन सा फोर्स? इंटरनल फोर्स। स्ट्रेस का मतलब है पेन। जब इंटरनल फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे तब स्ट्रेस मिलेगा। अगर इस एक्सटर्नल फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेस नहीं मिलेगा। स्ट्रेस शब्द ही जहां आ जाए वहां दो तीन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। कहीं भी अगर स्ट्रेस शब्द आ रहा है तो वहां दो तीन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। पहली चीज आप ध्यान रखेंगे पेन, और दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल फोर्स नहीं, जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है ना उसको एरिया से डिवाइड करेंगे। और तीसरी चीज आप क्या ध्यान रखेंगे? रिस्टेंस का मतलब क्या है? रिस्टेंस का मतलब है कोई चीज फिक्स है, रिस्ट्रिक्शन में है, तब स्ट्रेस आएगा। कोई चीज अगर फ्रीली मूव कर रही है तो वहां स्ट्रेस नहीं आएगा। मैं एक एक चीज को बहुत डेप्थ में लेके जा रहा हूं, मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, या आप मुझे बताएंगे। जब भी स्ट्रेस डिफाइन करना होगा
आप क्या लिखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन एरिया। एक्सटर्नल फोर्स के प्रभाव के कारण अगर यहां पर ये फिक्स ना होता तो इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण कोई पेन डेवलप ना होता, ये फ्रीली मूव कर जाता, ये फ्रीली मूव कर जाता और वहां कोई स्ट्रेस ना आता। जैसे मैं आपको उदाहरण दिखाऊं, जैसे मान लीजिए हमारे पास देखिए ये है एसी का रिमोट है, ये हालांकि ये बॉडी है, अब समझ रहा, ये बॉडी हमारे पास है। अब क्या बताइए, कोई रिस्ट्रेंट्स हैं, कोई फिक्स है नहीं। हमने देखिए अगर इस पर फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया, देखिए ये देखिए आगे मूव कर गया, कोई पेन नहीं डेवलप हुआ। अब देखो हमने इसको फिक्स कर दिया, देखो यहां फिक्स कर दिया। अब अगर इस पर फोर्स लगा रहे हैं, अब फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी आगे तो जाएगा थोड़ा बहुत मान लो, लेकिन पेन डेवलप हो रहा है। तो स्ट्रेस पढ़ते समय पहली शब्द क्या जिस पर आप ध्यान देंगे, पेन। अब जब ये पेन डेवलप हुआ तो इसका जो मटेरियल है, इस सब्जेक्ट का नाम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्यों है, बिकॉज वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इन दिस सब्जेक्ट। अब जब इस पर पेन डेवलप हो रहा है, हम इसको खींच रहे हैं तो पेन आया। जब पेन आया, पीड़ा पहुंची इसको, तो इसका जो मटेरियल है वो क्या करेगा, इंटरनल प्रतिक्रिया देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएगा। जब वो इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएगा तो उसी इंटरनल रेजिस्टेंस वाले फोर्स को डिवाइड कर देंगे एरिया से, क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस। अगर इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, देखिए अगर ये मूव कर रहा है सीधे तो मूव कर रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं सीधे मूव कर रहा है, पकड़ लिया हमने, रेजिस्टेंस आ गई, अब देखिए मूव नहीं कर रहा। तो जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएंगी, जब तक फिक्सेशन नहीं आएगा, जब तक इस पे आप इसको यहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, तब तक स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के उदाहरणों से चीजें आपको और क्लियर होती होंगी, इसीलिए मैं इस तरह के एग्जांपल्स लेता हूं। यहां तक बात समझ में आया? चलिए भाई, अब आपने कहा कि सर स्ट्रेस होता क्या है, ये तो समझ में आ गया, फिजिकल मीनिंग क्या होता है सर, ये समझ में आ गया। ठीक है सर, अब बताइए जरा स्ट्रेस को डिफाइन कैसे करेंगे। तो हमने बता दिया आपको कि ये एरिया यहां से कट करेंगे, जो हम एरिया कट करेंगे, जो ये वाला एरिया हम यहां से कट करेंगे। अब देखिए यहां पे एफ एक्सटर्नल आएगा, यहां पे आपका एफ क्या होगा, एक्सटर्नल आएगा, और इधर क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा एफ इंटरनल। और स्ट्रेस डिफाइन कैसे करेंगे, स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, एफ इंटरनल अपॉन एरिया। अगर इस हिसाब से इसकी यूनिट देखेंगे आप, अगर आप इसकी यूनिट देखेंगे तो क्या आएगी बताइए, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, तो इसकी एक यूनिट पास्कल भी हो जाएगी। ठीक है ना, मेगा पास्कल भी हो सकती है, न्यूटन अपॉन mm स्क्वायर भी हो सकता है। इतना तो आप जानते होंगे ना, न्यूटन अपॉन mm स्क्वायर को ही मेगा पास्कल कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये जो बेसिक बातें हैं आप समझ सकते हैं, इसका डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको स्ट्रेस समझ में आ गया। जब आपको स्ट्रेस समझ में आ गया तो दो तीन बातों का बस ध्यान दीजिएगा। पहला चीज क्या ध्यान देना है, पेन। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द पेन इन द बॉडी। अगर आपको बॉडी में पेन दिख गया तो आपको बॉडी में स्ट्रेस दिख जाएगा। अच्छा, अब एक स्टूडेंट ने कहा कि सर इस फिगर की सहायता से आप ये कहना चाहते हैं कि स्ट्रेस वहीं होगा जहां बॉडी फिक्स है। देखो इसको हमने फिक्स कर दिया ना, ये बॉडी हमने फिक्स कर दिया है। तो बच्चा कह रहा है कि सर इसका मतलब स्ट्रेस वहीं होगा जहां बॉडी फिक्स होगा। क्या डायनामिक बॉडी में, क्या बॉडी डायनामिक कंडीशन में है तो क्या वहां स्ट्रेस नहीं होगा? वहां भी होगा बच्चों। फिक्स करने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि फिक्स करके ही स्ट्रेस डेवलप होगा। बात को समझना, फिक्स करना अलग चीज है और स्ट्रेस डेवलप होना अलग चीज है। स्ट्रेस डेवलप होने के लिए जो शर्त है वो पेन है, वो फिक्स करना नहीं है। अगर बॉडी में पेन डेवलप हो रहा है तो बॉडी चाहे स्टैटिक कंडीशन में हो चाहे बॉडी डायनामिक्स कंडीशन में हो, वहां पर स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा। ये बात किसी बुक में आपको नहीं मिलेगी।
और अगर आप किसी टीचर से भी पूछेंगे तो यही बोलेंगे लोग कि हाँ अगर फिक्स है तभी तो होगा। फिक्स है तब भी स्ट्रेस होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन डायनामिक कंडीशन में भी स्ट्रेस हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे हो सकता है। मान लीजिए कोई बॉडी है और इस बॉडी पर हमने एक फोर्स लगाया 2P, और इस तरफ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई रिस्ट्रिक्शन मतलब कोई पेन नहीं डेवलप हो रहा ना, कोई रोक नहीं रहा। हमने कहा तुम 2P से चलो 2F कर दो, 2F कर दो। P अगर ना समझ में आता हो, फोर्स को F ले लो। हमने कहा आप 2F फोर्स से आगे बढ़िए, ये बॉडी क्या करेगी, विल स्टार्ट मूविंग। क्या यहाँ पे कोई पेन है, नो पेन। क्या यहाँ कोई पेन नहीं है तो कोई स्ट्रेस आएगा, नो स्ट्रेस। अगर पेन नहीं है तो स्ट्रेस नहीं आएगा। पेन मतलब ये लिखने वाला पेन नहीं, दर्द वाला पेन, ठीक है ना। यहां पर कोई स्ट्रेस नहीं है और ये बॉडी किस में है, डायनामिक में। ध्यान से समझना, एकदम बेसिक बेसिक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, छोटे छोटे एग्जांपल्स। अब समझो जरा, फिर वही बॉडी है, फिर वही बॉडी है, फिर वही बॉडी है। अब यहां हमने 2F लगाया था, 2P या 2F लगाया था। अब हमने इधर F लगा दिया, ध्यान से समझना। हमने उधर 2F लगाया था लेकिन हमने उस साइड F लगा दिया। जैसे ही हमने इधर F लगाया तो मुझे बताओ इधर वाला जो इधर वाला बंदा है, जो इधर वाला बंदा है, ये जो बंदा है, जो रामलाल है, रामलाल इसको खींच रहा है, रामलाल इसको खींच रहा है 2F फोर्स से। रामलाल देखो 2F से खींच रहा है, 2F से खींच रहा है। यहां रामलाल अकेले था, यहां पे देखो जो रामलाल था वो अकेले था। तो रामलाल ने खींचा, कोई पेन देने वाला नहीं था रामलाल को। रामलाल ने खींचा और ये बॉडी मूव कर गई। यहां भी रामलाल खींच रहा है लेकिन यहां एक पेन देने वाला डेवलप हो गया, एक पेन दे रहा है। रामलाल को दर्द कौन दे रहा है, एफ मान लो श्यामलाल है, ये आपका श्यामलाल है। समझ में आया ना। श्यामलाल कह रहे हैं कि हम भैया फ्रीली नहीं जाने देंगे आपको। भैया आप 2F से खींच रहे हो तो हम भी इधर F से खींचेंगे। अगर F से खींचेंगे तो बॉडी में दर्द तो आया, पेन तो डेवलप हो गया। पेन डेवलप हो गया ना। यहां कोई पेन नहीं है, इन्होंने खींचा, चल दिया बॉडी, चल भैया, नो पेन नो स्ट्रेस। लेकिन इन्होंने यहां पे 2F से खींचा और इन्होंने यहां F से खींचा तो पेन तो आ गया ना। पेन का मतलब क्या है कि विरोध आ गया, इंटरनल प्रतिक्रिया आ गई। अब ये बॉडी कह रहा है कि हम आगे जाएंगे, श्यामलाल कह रहे हैं हम इधर ले जाएंगे। अल्टीमेटली बॉडी मूव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि रामलाल का फोर्स बड़ा है, रामलाल का जो फोर्स है वो बड़ा है, 2F है, तो बॉडी मूव तो कर जाएगा, बॉडी मूव तो कर जाएगा, अर्थात बॉडी डायनामिक कंडीशन में होगा। तो क्या डायनामिक कंडीशन में भी स्ट्रेस आता है, जी हां, पेन आया तो स्ट्रेस आया। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जहां जहां पेन दिखा वहां वहां स्ट्रेस है, जहां जहां पेन दिखा वहां वहां स्ट्रेस है। इस बॉडी में तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है क्योंकि यहां कोई पेन नहीं है, तो इसको तो मिटा ही देते हैं। चलो, इस बॉडी में पेन आ गया ना। पेन क्यों आया, 2F से इधर खींच रहा है बॉडी, F से इधर खींच रहा है। भाई आप ही को कोई, मैं खड़ा हूं, मुझे कोई अगर इधर खींचे तो मैं इधर मूव कर जाऊंगा, फ्रीली मूव कर गया ना। फ्रीली अगर मैं मूव कर गया, फ्रीली मूव कर गया तो नो पेन। लेकिन इधर कोई खींचे 2F से, इधर कोई खींचे F से, तो पेन डेवलप होगा ना। जहां पेन आ गया बच्चों वहीं स्ट्रेस आ गया। कोई नहीं बताएगा आपको कि डायनामिक कंडीशन में भी स्ट्रेस होता है। मैं बता रहा हूं आपको, सीखिएगा और काम आएगा। एग्जामिनेशन में प्रश्न इस पे आधारित आते हैं और कंसेप्चुअली मजबूत रहेंगे तभी तो क्वेश्चन लगाएंगे। यानी ये बॉडी डायनामिक कंडीशन में है। डायनामिक में क्यों है, क्योंकि इधर 2F लग रहा है। ध्यान से देखिए, इधर देखिए, इधर 2F फोर्स लग रहा है और इधर मात्र F फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो बॉडी तो डायनामिक में होगा, बट देयर इज अ पेन। बॉडी तो मूव कर जाएगा, बॉडी तो डायनामिक में होगा। डायनामिक कंडीशन में भी स्ट्रेस होगा बिकॉज हियर इज अ पेन, पेन डेवलप हो रहा है। अब अगर इसको हम तोड़ दें दो भागों में, देखो जरा, इस बॉडी को दो भागों में आप तोड़ दीजिए। समझाने के लिए ऐसे तोड़ मत देना सच में बॉडी को। देखो, अब देखो यहां पर इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में फोर्स F है और इधर भी F है।
और यहां पे देखो एक एक्स्ट्रा फोर्स F लग रहा है, ठीक है ना। 2F को देखो F कर दिया और इधर हमने F लग रहा है। जो ये वाली स्थिति है बच्चों, जो ये वाली स्थिति है, ये वाली स्थिति देखो जरा, इसी 2F वाले फोर्स को F यहां लगा दिया, F यहां लगा दिया, जो ये वाली स्थिति है। अब बताओ क्या यहां पर स्ट्रेस आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये इधर खींचना चाह रहा है, ये इधर खींचना चाह रहा है। अगर ये इसको हटा दे तुरंत स्ट्रेस गायब हो जाएगा, क्योंकि पेन ही नहीं आएगा। जब पेन नहीं आएगा तो स्ट्रेस नहीं आएगा। तो यहां पर पेन है और पेन है तो यहां पर स्ट्रेस भी है। और चूंकि इस फोर्स की जो भी महिमा थी वो यही समाप्त तो हो गई ना। अब तो ये फोर्स यहां खत्म हो गया, स्ट्रेस दे करके ये निकल लिया। लेकिन बॉडी का जो फोर्स है वो F से ज्यादा है, 2F है। तो जो एक्स्ट्रा F बच रहा है, इस फोर्स के कारण बॉडी विल बी, इस एक्स्ट्रा फोर्स के कारण बॉडी विल बी इन डायनामिक कंडीशन। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। और बेसिक किताब जो आप लोग पढ़ते हैं RK राजपूत वगैरह, मैं नाम नहीं लूंगा किसी राइटर का, कहीं नहीं मिलेगा ये कॉन्सेप्ट कि डायनामिक कंडीशन में भी स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। मैंने बोर्ड पे दिखा दिया है, डायनामिक कंडीशन में भी स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, डायनामिक कंडीशन में भी स्ट्रेस आ सकता है, बशर्ते, शर्त क्या है? शर्त है पेन। अगर पेन डेवलप हो रहा है, एक कहावत है ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह है वहां राह है। आज से नई कहावत सीखिए, देयर इज अ पेन देयर इज अ स्ट्रेस, जहां पेन है वहां स्ट्रेस है। समझ में आया? आ गया होगा। चलिए, फिर भी ये चीजें कैसी लग रही हैं आपको? नई चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल नई चीजें हैं। तो ऐसा भ्रम नहीं पालना है आपको कि स्ट्रेस केवल और केवल वहीं आएगा जहां पर, स्ट्रेस केवल और केवल वहीं आएगा जहां पर क्या होगा? डायनामिक, जहां पर डायनामिक कंडीशंस हो, ठीक है ना। अच्छा भाई, जहां पर स्टैटिक कंडीशन हो, डायनामिक्स में भी आ सकता है। अब जरा देखिएगा, स्ट्रेस के बारे में कुछ बातें हम लोग और करते हैं। देखिए, स्ट्रेस को अगर हम क्लासिफाई करें, अगर इसका हम क्लासिफिकेशन करें, तो बहुत प्रकार के स्ट्रेस आपने सुने होंगे। नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्सनल स्ट्रेस, सब पे बात करेंगे। लेकिन मोटी मोटा क्लासिफिकेशन अगर करा जाए तो स्ट्रेस केवल और केवल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, पहला जो स्ट्रेस है उसका नाम क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस। और दूसरा जो स्ट्रेस है उसका नाम क्या है? शियर स्ट्रेस। तो पहले दोनों को समझ लो बढ़िया से, फिर जो बाकी बच रहे हैं सब समझा देंगे। माई ऑर्डर इज डिफरेंट, मेरा जो पढ़ाने का क्रम है वो थोड़ा अलग रहता है। मैं कुछ चीज़ों को क्लास में बीच में रोक देता हूं कि यहां नहीं, इसको कहीं और पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इसको कहीं और पढ़ने पे और आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो जिस क्रम से पढ़ा रहा हूं आप वो क्रम फॉलो करिए। आई एम नॉट टीचिंग फर्स्ट टाइम हियर, आई एम टीचिंग सिंस 2012, 2012 से पहले से मैं पढ़ा रहा हूं। तो 10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसी ने वो क्रम बनाया है कि बच्चे को कहाँ आसान लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। आइए देखते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई बॉडी है, दिस इज द बॉडी, दिस इज द बॉडी। अब मैं पीपीटी पे पढ़ा रहा हूं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, मैं चाहूं तो सब कुछ बना के ले आऊं पहले से ही। लेकिन जब मैं आपके सामने बनाऊंगा बेटा ना, तो ये मैं आपके सामने बोर्ड पे नहीं बना रहा, ये आपके सामने जब मैं बोर्ड पे बना रहा तो ये आपके मस्तिष्क में लिख रहा है, बन रहा है। तो कभी भी ना रेडीमेड चीजों पे भरोसा मत करिए, खुद से बनाइए। बहुत सारी चीजें मैं लिख भी देता हूं, उसका कारण ये रहता है कि आपका समय बच सके, लेकिन अधिक से अधिक चीजें खुद से करिए। चलिए नॉर्मल फोर्स देखते हैं जरा। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है ना। ये एरिया है, ये वो एरिया है। मान लीजिए इसको हम किसी अलग कलर से कर देते हैं, लेट अस सपोज दिस इज लाइक दिस, ठीक है ना।
इसी तरह से आप लोग भी जब बनाइए अपना फेयर कॉपी बनाइए तो इसी तरह से अलग अलग कलर के पेन यूज करके बनाइए। जितना अच्छा बनाएंगे उतने अच्छे छात्र आप बनेंगे। जितनी ज़्यादा जिज्ञासा आप में होगी ना उतना ही आप सीखेंगे। जिसकी जिज्ञासा ही मर जाएगी ना जीवन में वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कोशिश करिए जिज्ञासा को मत मरने दीजिए। चलिए ये आपका है, दिस इज योर बॉडी, दिस इज योर बॉडी। ये आपका बॉडी है और मान लीजिए ये वाला जो प्लेन है दिस इज लाइक दिस, इसका एरिया कितना है, ए है। थोड़ा दूर बना दे रहा हूं मैं, दिस इज लाइक दिस। ये इसका एरिया है ए, ठीक है ना। अब अगर इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा हो, कैसा फोर्स लग रहा हो, अब अगर इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा हो इस तरह, देखिए नॉर्मल फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल नहीं लग रहा। कैसा लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है। जैसे फिर से समझाऊं मैं आपको, तो मेरे पास यही है, रिमोट है एसी का, मैं इसी से आपको समझा सकता हूं। देखिए दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया, दिस वन इज द एरिया। अगर यहां से एक नॉर्मल फोर्स लग रहा हो, नॉर्मल मतलब उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लग रहा हो, देखिए ये है ना, ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इसके सरफेस के पॉइंट के अलोंग लग रहा है। देखिए इधर नॉर्मल फोर्स लग रहा है। अगर नॉर्मल फोर्स लग रहा हो तो यहां पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा बच्चों, यहां पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। और ये भी एफ अपॉन एरिया ही होगा, नॉर्मल स्ट्रेस भी एफ अपॉन एरिया ही होगा। ये जो एफ है ये यहां पे नॉर्मल फोर्स होगा। यहां पे कैसा फोर्स होगा, ये नॉर्मल फोर्स, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नॉर्मल का मतलब क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर नॉर्मल स्ट्रेस को आपको डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से जहां पर फोर्स लग रहा हो, नॉर्मल फोर्स लग रहा हो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लग रहा हो, वहां पर आप लोग नॉर्मल स्ट्रेस डिफाइन करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस डिफाइन करेंगे। अमूमन हम लोग इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, कुछ किताबों में सिग्मा एन भी लिखा रहता है, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। अगर इसके यूनिट की बात करें तो जो यूनिट हमने आपको बताई है शुरुआत में, स्ट्रेस की जो हमने आपको यूनिट बताई है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमने आपको यूनिट बताई है, यही यूनिट इसकी भी होगी, यही इसकी यूनिट है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने मैंने दिखाया नॉर्मल स्ट्रेस। अब मैं आपके सामने क्या दिखाने जा रहा हूं, शेयर स्ट्रेस। चलिए तो मिटा देते हैं जरा, चलिए अब देखिए जरा शेयर स्ट्रेस। देखिए मान लीजिए कोई बॉडी है इस तरह से, मैं आपके सामने बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप भी बनाना सीखें, इसी तरह से बनाएं, अलग अलग कलर के पेन से बनाएं, तब मजा आएगा पढ़ने में। मैं तो चाहूं तो सब बना के ले आऊं पीपीटी में, गूगल पे सब है, प्रिंटेड लगा दूं, मेरा मेहनत कम हो जाएगा, लेकिन फिर फीलिंग नहीं डेवलप होगी ना। अच्छा अब देखिए जरा, सारा खेल एरिया का है। अब यहां पर हम जो फोर्स लगाएं, हम अगर इस वाले सरफेस एरिया पे लगाएं, जैसे अगर मैं फिर से एग्जांपल दिखाऊं आपको, जैसे ये है, ये हमारा बॉडी है, तो अभी हमारा नॉर्मल फोर्स यहां लग रहा था। अब देखिए जो अगला हमारा फोर्स है, अगर यहां लगे, यहां पे देखो, ये यहां पे, जैसे ये है ना, ये यहां पे, मैं इसको यहां रख ले रहा हूं, देखिए दिस इज लाइक दिस। अब यहां फोर्स लगा रहे हैं, यहां देखो ये मूव कर गया ना, यहां इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस, इस वाले सरफेस पे, जैसे जैसे यहां फोर्स लगाते हैं, ये गाल पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं ना, तो नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो ये शेयर फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल लग रहा है। बात समझ में आ रहा है, ऐसे खींच रहे हैं तो नॉर्मल, ऐसे जा रहा है तो टेंजेंशियल। अगर इस तरह से फोर्स लग रहा है, इस तरह से फोर्स लग रहा है, तो वहां पर शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, शेयर स्ट्रेस। आइए देखते हैं जरा, आइए जरा देखते हैं, मैंने पेन कहां रख दिया, अच्छा
ये वाला हम अगर चुन लें, दिस इज दिस, ये हमने सरफेस एरिया ले लिया। शियर स्ट्रेस पढ़ते समय हमारा जो फोर्स होगा वो टेंजेंशियली कार्य करेगा, वो नॉर्मली नहीं काम करेगा, बल्कि वो कहां काम करेगा, टेंजेंशियली। दिस इज लाइक दिस। आराम आराम से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जल्दी से खत्म कर लेंगे आप, थ्योरी नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। और आप कहते हो कि कठिन है, कठिन इसलिए है क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो आराम से। देखिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, समझ में आता है कि नहीं। सोम को इतना आसान बना दूंगा कि सोम आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका सरफेस एरिया है। और मान लीजिए यहां पर क्या है, ये आपका फिक्स है, दिस इज फिक्स, ठीक है ना। वहां नॉर्मल वाले में भी फिक्स था, याद है ना, वहां भी फिक्स था ना, इस तरह से था, देखो ऐसे बनाए थे ना, इसका मतलब फिक्स है। देखते जाओ, एक साथ स्टडी करो। देखो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, नॉर्मल, ठीक है। देखो यहां पे नॉर्मल स्ट्रेस डिफाइन होगा, यहां कौन सा स्ट्रेस आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस डिफाइन होगा, ठीक है ना। और यहां कौन सा स्ट्रेस डिफाइन होगा, यहां शियर स्ट्रेस। अब आप समझिएगा, अगर यहां पर इस वाले प्लेन पर कोई फोर्स लगे, इस वाले प्लेन, और इस वाले प्लेन पर जो फोर्स लगा वो तो एक्सटर्नल होगा ना, वो क्या होगा, वो तो एक्सटर्नल होगा। बोलो भाई, अगर इस वाले प्लेन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, अगर इस वाले प्लेन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो जरा इसी प्लेन को हम फिर से अगर बनाएं, कहीं दिखाएं आपको अलग से, अगर इसी प्लेन को हम फिर से दिखाएं आपको, तो ये प्लेन कुछ इस तरह से है। अब इसको आप कलर कर दीजिए ताकि आपको दिखाई पड़े कि हाँ ये वही वाला प्लेन है जो सर ने वहां बनाया था, ये वही वाला है, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जब हमने यहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इस क्रिया बल की प्रतिक्रिया आएगी। क्यों प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि यहां पे स्ट्रेन है, रिस्ट्रेन है, यहां पे फिक्स है। अगर ये फिक्स ना हो, अगर ये फिक्स ना हो तो कहां पेन आएगा, और पेन नहीं आएगा तो स्ट्रेस नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने सरफेस एरिया ये लिया है, पहले क्या था, पहले देखो ये था, पहले ये था, यहां से क्या आया, यहां से नॉर्मल स्ट्रेस आया। अब अगर यहां पे हम फोर्स लगाएंगे, अब अगर हम यहां पे फोर्स लगाएंगे, अगर हम यहां पे फोर्स लगाएंगे तो यहां क्या डेवलप होगा, यहां जब एक्सटर्नल फोर्स ये लगाएंगे तो इस एक्सटर्नल फोर्स के प्रभाव में, ये देखो एक्सटर्नल है, तो इस एक्सटर्नल के प्रभाव में एक इंटरनल डेवलप होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एक इंटरनल डेवलप होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्रिया की प्रतिक्रिया, बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रेन। तो हमने लगाया एफ एक्सटर्नल, देखो इधर लगाया ना एफ एक्सटर्नल, और ये एफ इंटरनल आया। और ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, ये दोनों फोर्सेस टेंजेंशियल हैं। तो अगर इस प्रकार के फोर्सेस को डिवाइड कर देंगे आप इस वाले एरिया से, मान लीजिए इसका एरिया कितना है, ए है, अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो यहां पर जो स्ट्रेस आएगा, यहां पर जो आपका स्ट्रेस आएगा, उस स्ट्रेस को हम लोग टाउ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टाउ बोलेंगे। यहां पे जो स्ट्रेस आएगा उसको हम लोग टाउ बोलते हैं। टाउ डिनोट करते हैं हम लोग शियर स्ट्रेस को, और शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला एफ इंटरनल, ये वाला एफ इंटरनल अपॉन एरिया।
कौन सा एरिया? जो हमने ये डार्क किया है। तो दिस इज द shear स्ट्रेस, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ shear स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, आपको shear स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से आपको नॉर्मल स्ट्रेस समझाया, बहुत मेहनत से आपको shear स्ट्रेस समझाया। नॉर्मल स्ट्रेस में कुछ नया नहीं करना है, केवल ये करना है कि नॉर्मल स्ट्रेस में आप कौन सा एरिया लेते हैं उसको समझिए, और आपका जो लोड है वो इस वाले सरफेस एरिया पे काम कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल बोलेंगे। यहां पे हम इस पे काम करते हैं तो यहां shear बोलेंगे। यहां हम क्या कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस। वहां क्या करेंगे? shear स्ट्रेस। वो इस वाले फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे, यहां इस वाले फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे, ये वाला एरिया होगा, ठीक है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल स्ट्रेस एंड दिस इज ऑल अबाउट shear स्ट्रेस, ठीक है ना? मैं आपको मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा भाई, अब जरा एक स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन पूछा, कि सर आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेस का मतलब है पेन। स्टूडेंट ने क्या क्वेश्चन पूछा? कि सर स्ट्रेस का मतलब आप कह रहे हैं पेन। उसने कहा सर हम पेन को क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? वाई वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट पेन। भाई पेन को कैलकुलेट करना तो जरूरी है। अच्छा, पेन तो है ही है, किसके कारण है पेन? ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो पेन आता है उसी से स्ट्रेस डिफाइन होता है, उसी से सिग्मा डिफाइन होता है। बच्चा कह रहा है सर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? वाई वी आर कैलकुलेटिंग पेन, वाई वी आर कैलकुलेटिंग स्ट्रेस। भाई पेन नहीं कैलकुलेट करोगे तो आपके मेंबर में कितना स्ट्रेस आ रहा है, आपके मेंबर में कितना पेन आ रहा है, ये नहीं जानोगे तो मेंबर आपका फेल नहीं कर जाएगा। और वो पेन भी कहां से आ रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस से। इंटरनल मतलब अंदर से। जैसे आपने अभी देखा ना, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, वो इंटरनल पेन था ना, तो मर गया बेचारा वो इंटरनल पेन से। वैसे ही अगर आपका जो मेंबर है अगर उसमें इंटरनल पेन है तो वो भी तो इंटरनल पेन से मर जाएगा मतलब टूट जाएगा। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी बीम इस तरह से लटकी हुई हो तो आप वहां बैठ पाएंगे? तो भाई पेन को कैलकुलेट करना तो जरूरी है ना। पेन को बिना कैलकुलेट करे आप ये कैसे जान पाएंगे कि वहां पे कितना स्ट्रेस आ रहा है, वो चीज कितनी सुरक्षित है? समझ में आया? तो दैट इज वाई वी कैलकुलेट पेन। पेन मीन्स स्ट्रेस। नॉर्मल क्या है, टेंजेंशियल क्या है, shear क्या है, मैंने सब समझा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। जो बातें मैंने आपको अभी फिगर बना के समझाई वही यहाँ पे बनाया हुआ है, लिखा हुआ है। ये स्लाइड मैंने एक बनवा दिया है आपके लिए, इसलिए क्योंकि आपको अगर किताबी भाषा की परिभाषाएं समझ में आती हैं और अच्छी लगती हैं तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ एक बार स्क्रीन के सामने से, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं। हालांकि इस परिभाषा में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो मैंने आपको ना समझाया हो। जो मैंने समझाया वो बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपके लिए है, आप चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल एट अ पॉइंट अगेंस्ट द, देखिए यहाँ पे भी देखिए किन शब्दों का ध्यान देंगे आप, कौन शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है आपके लिए? इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना? देखिए मैं आपको इसको इस कलर से दिखा देता हूं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल एट अ पॉइंट अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन कॉज्ड ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड के कारण आया हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस। द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्यों होता है ये?
रेजिस्टेंस क्यों आता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण आता है, ठीक है ना। ये तो बहुत संक्षिप्त में बात कह दी गई, इसी को समझाने में हमने आधे घंटे लिए, ठीक है। तो आपको समझ में उसी तरह से आएगा जब डिटेल में बताएंगे। चलिए, उसके बाद का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार जरा आप पढ़ लीजिए, तब तक मैं जरा पानी पी लेता हूं। जरा टॉपिक को पढ़िए, क्या लिखा है? लिखा है डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। प्रेशर और स्ट्रेस में क्या अंतर है? बहुत सारी समानताएं हैं, बहुत सारी असमानताएं हैं। कौन सी समानताएं हैं और कौन सी असमानताएं हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पे 4 5 6 अंतर लिखे गए हैं कि प्रेशर क्या है और स्ट्रेस क्या है। मेरी जो कोशिश है वो ये है कि पहले मैं आपको समझा दूं अलग से कि प्रेशर क्या है, स्ट्रेस क्या है, उनके बीच डिफरेंसेस क्या हैं। उसके बाद मैं आपको इस पॉइंट पर ले आऊंगा तो हर एक पॉइंट आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। आइए पहले मैं समझाता हूं कि प्रेशर कैसे समझेंगे आप और स्ट्रेस कैसे समझेंगे आप। अच्छा, इसके बाद एक स्लाइड खाली छुट्टी होगी, देखिए ये आपके लिए छुट्टी हुई है क्योंकि यहीं पे मुझे सारा काम करना है। अच्छा, मैंने कुछ लिख भी रखा है, चलिए काम थोड़ा आसान हो गया। चलिए, मान लीजिए ये कोई ब्लॉक डब्बा है, कोई भी बीकर है, कुछ भी है, और यहां पे कोई लिक्विड भरा है बच्चों, यहां पे कोई लिक्विड भरा है। बोलो भाई, यहां पे कोई लिक्विड भरा है, ये ठीक है ना। ये कोई भी लिक्विड है, पानी है, कुछ भी है, मरकरी है, कुछ भी ले लो, ये भरा हुआ है। तो ये जो पूरा लिक्विड है, ये पूरा लिक्विड जो है वो अगर आप इस वाले सरफेस पे विचार करिए, 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 इस वाले सरफेस पे, अगर आप इस वाले सरफेस पे विचार करिए, अगर आप इस वाले सरफेस पे विचार करिए, तो ये जो पूरा का पूरा लिक्विड है वो इस वाले सरफेस पे नीचे, यहां इस वाले सरफेस पे एक फोर्स लगा रहा है कि नहीं? बताइए। आपने कहा हाँ सर लगा रहा है। अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं, इस सरफेस को मैं अलग से दिखा दूं, चलो ये सरफेस हमने अलग से दिखा दिया, दिस इज द सरफेस। ये नीचे वाला सरफेस आपका है, मान लीजिए नीचे वाला सरफेस आपका है, ये इस पूरे लिक्विड का जो वेट है वो नीचे जा रहा है, तो इस पूरे सरफेस पे आएगा इसका वेट। बोलो भाई। आपने कहा हाँ सर बात तो सही है। अब अगर हम इसका पूरा जो वेट देखें, या हम इसको फोर्स लिख दें, अगर हम इसको फोर्स लिख दें, अगर हम इसको फोर्स लिख दें, तो आप बात समझिएगा कि अगर हम इस फोर्स को, ये फोर्स कैसा है? क्या ये इंटरनल आया है? जी नहीं, ये एक्सटर्नल फोर्स है। क्या ये टेंजेंशियल लग रहा है? जी नहीं, ये नॉर्मल लग रहा है। यानी ये कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स है। ये कैसा है? एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स है। यहीं से अंतर स्पष्ट करिएगा। मेरे डेफिनेशन के एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हेन यू आर डिफाइनिंग प्रेशर, व्हेन यू आर डिफाइनिंग प्रेशर, अभी हम स्ट्रेस पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रेशर पे बात कर रहे हैं। When you are defining pressure, दो शब्द हमेशा याद रखिएगा। The first one is external force and the second one is normal force. अगर फोर्स एक्सटर्नल हो और फोर्स नॉर्मल हो, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल फोर्स होगा तो वहां कोई प्रेशर काम नहीं करेगा। प्रेशर ऑलवेज एक्ट इन द नॉर्मल डायरेक्शन। अगर फोर्स एक्सटर्नल हो और फोर्स नॉर्मल हो, देखिए यहां पे फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है ना इस वाले सरफेस पे, तो एक्सटर्नल ऊपर से ही आ रहा है, और नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है ना। अगर फोर्स एक्सटर्नल हो और अगर फोर्स नॉर्मल हो, तो इस तरह के एक्सटर्नल एंड नॉर्मल फोर्स को, एक्सटर्नल एंड नॉर्मल फोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा? प्रेशर। दिस इज द प्रेशर।
ये प्रेशर है, ये स्ट्रेस नहीं है, ये स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस में इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स लेते हैं और प्रेशर में एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स लेते हैं। प्रेशर में दो शर्तें हमेशा रहेंगी। द फर्स्ट शर्त इज एक्सटर्नल, द सेकेंड शर्त इज नॉर्मल। स्ट्रेस में ऐसी शर्तें नहीं हैं। स्ट्रेस में जो फोर्स होगा वो एक्सटर्नल नहीं बल्कि वो इंटरनल होगा, और स्ट्रेस में जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मल भी हो सकता है और वो टेंजेंशियल भी हो सकता है। जब नॉर्मल होगा तो नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा बच्चों, और जब टेंजेंशियल होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो दिखाया था, जब टेंजेंशियल होगा तो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर, जब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं बच्चों, इवन वी डू नॉट थिंक अबाउट द इंटरनल फोर्सेस। वहां हम इंटरनल फोर्सेस पे विचार नहीं करेंगे, वहां फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्स होगा एंड इट विल एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस ऑलवेज। क्या शिक्षा मिलती है यहां से? प्रेशर विल ऑलवेज एक्ट इन द नॉर्मल डायरेक्शन टू द सरफेस। तो ये दिस इज द प्रेशर, दिस इज द प्रेशर। और प्रेशर और स्ट्रेस में ये अंतर स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। चलिए और स्पष्ट करते हैं। देखिए, अभी हमने कहा स्ट्रेस, स्ट्रेस में क्या था? देखो, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया, ये आपका स्ट्रेस डिफाइन होता है। चलिए, अगर आपको प्रेशर डिफाइन करना है, चलिए इधर प्रेशर डिफाइन करते हैं। प्रेशर क्या लिखेंगे? सॉरी, यहां एक्सटर्नल नहीं होगा भाई, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। इंटरनल, और अच्छा लिख दो, रेजिस्टेंस। फोर्स भी लिख दो, चलो कोई बात नहीं। रेजिस्टेंस का मतलब फोर्स ही है, तो इसको ऑब्लिक कर दो। अच्छा, देखो कुछ गलत हुआ तो उससे कुछ फायदा मिला ना, और अच्छे शब्दों की जानकारी हुई। जीवन में जब भी कुछ गलत हो जाए ना, समझ लो कुछ अच्छा करने का चांस भगवान ने दोबारा आपको दिया है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस और इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया। ये फर्क है दोनों में, दिस इज द डिफरेंस। और डिफरेंस क्या है बच्चों? और डिफरेंस ये है कि जो ये इंटरनल फोर्स है, यहां पर स्ट्रेस के केस में जो इंटरनल फोर्स है आपका, जिसे आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, मे एक्ट इन नॉर्मल डायरेक्शन, इन नॉर्मल डायरेक्शन और इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये नॉर्मल में भी लग सकता है, टेंजेंशियल में भी एक्ट कर सकता है। जब नॉर्मल में एक्ट करेगा, जब नॉर्मल में एक्ट करेगा तो वहां नॉर्मल स्ट्रेस डिफाइन होगा। जब टेंजेंशियल में एक्ट करेगा तो वहां पे शियर स्ट्रेस डिफाइन होगा, ठीक है ना। आपको दिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले ही अभी। अब आइए जरा प्रेशर में, प्रेशर में आ जाइए। प्रेशर में ये शर्त है कि एक्सटर्नल फोर्स व्हेन वी आर डिफाइनिंग प्रेशर will always act in normal direction। यहां टेंजेंशियल कभी नहीं काम करेगा। प्रेशर पड़ते समय हमेशा हमेशा जो फोर्स है वो नॉर्मल डायरेक्शन में काम करेगा। यानी प्रेशर हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में काम करता है, और स्ट्रेस नॉर्मल भी कार्य कर सकता है और टेंजेंशियल भी कार्य कर सकता है, ठीक है ना। तो होप कि आप बातें समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो ये पॉइंट है जो कि डिफरेंस समझा रहा था। अब हम चलते हैं जरा अपने जो अंतर स्पष्ट करने वाले बहुत से पॉइंट थे वहां चलते हैं और देखते हैं और वहां क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि मुझे इस वाले स्लाइड की जरूरत पड़ेगी, बार बार आपको वहां से मैं ले आऊंगा जब यहां नई बातें समझाने के लिए। चलिए,
पहली चीज क्या लिखी है आपको साफ, आई थिंक साफ ही दिख रहा होगा, मुझे लगता है मैं इस पे रेड कलर इस्तेमाल कर लेता हूं। प्रेशर इज एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मतलब एरिया से डिवाइड किया गया है। कौन से शब्द पे ध्यान देंगे? एक्सटर्नल नॉर्मल। इधर आ जाइए। स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। कौन सा फोर्स है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एरिया से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया, मैंने आपको समझा ही दिया, एंड स्ट्रेस में नीड नॉट बी नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नॉर्मल नहीं हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि नॉर्मल ना हो, टेंजेंशियल हो। लेकिन प्रेशर में शर्त है कि हमेशा नॉर्मल ही होगा, नॉर्मल के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 3 देखिए, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आप सब लोग जानते होंगे कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इस तरफ जो पॉइंट लिखा है उसको पढ़ेंगे तो आप कहेंगे अरे बाप रे, ये तो नया टर्म मिल गया। यहां लिखा होगा स्ट्रेस इज अ टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। भाई वेक्टर तो पढ़ा था आपने, स्केलर पढ़ा होगा, आपने वेक्टर पढ़ा होगा, ये टेंसर क्या आ गया? और टेंसर में भी ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये क्या चीज होती है? स्ट्रेस स्केलर है, स्ट्रेस वेक्टर है। एक क्वेश्चन देखो आपके जेई परीक्षा का यहीं से तैयार हो गया। क्या स्ट्रेस स्केलर है? क्या स्ट्रेस वेक्टर है? क्या स्ट्रेस स्केलर या वेक्टर दोनों में से कुछ एक हो सकती है? नहीं भाई, स्ट्रेस टेंसर है। कैसी प्रॉपर्टी है? टेंसर। और टेंसर में भी ऑर्डर होते हैं। ये किस ऑर्डर की है? सेकेंड ऑर्डर। आपने कहा सर ये बताइए, ये सेकेंड ऑर्डर की टेंसर क्या होता है? ये टेंसर तो टेंशन दे रहा है सर। बिल्कुल टेंशन दे रहा होगा। इसको मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा आपको, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। किस चीज को कहां पढ़ाना है, अगर आप सही जगह सही चीज को पढ़ाया जाए तो आपकी चीजें बहुत आसान होती हैं। जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि सेकेंड ऑर्डर टेंसर का मतलब क्या है। प्रॉपर्टीज आज से जान लीजिए 3 प्रकार की होती हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। केवल स्केलर वेक्टर मत बोला करो, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। टेंसर क्या है? जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन तो जरूर जानेंगे कि टेंसर क्या है, सेकंड ऑर्डर टेंसर क्या है, और स्ट्रेस में सेकंड ऑर्डर टेंसर क्यों बोल रहे हैं, स्ट्रेस को टेंसर क्यों बोल रहे हैं, ये सब जानेंगे चैप्टर नंबर 2 में। आगे बढ़ते हैं जरा। तो तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट है प्रेशर कैन बी मेजर्ड, और आगे लिखा है स्ट्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड। देखिए भाई, स्ट्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड बट कैन बी कैलकुलेटेड। ये पॉइंट अपने आप में पूरा नहीं है। कायदे से पॉइंट क्या होना चाहिए कि स्ट्रेस को हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बात समझिएगा, किसी चीज को मेजर करना और किसी चीज को कैलकुलेट करना, ये 2 अलग अलग बातें होती हैं। किसी चीज को मेजर करना और किसी चीज को कैलकुलेट करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेजर करने का अर्थ होता है बेटा कि आपने कोई एक मेजरिंग डिवाइस लगाई, आपने कोई एक मेजरिंग डिवाइस लगाई और आपने उसको मेजर कर लिया। जैसे आप प्रेशर को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग डिवाइस। जैसे मेजरिंग डिवाइस का नाम आप जानते भी होंगे, जैसे प्रेशर गेज है, ठीक है ना, प्रेशर गेज है। आपने प्रेशर गेज लगाया और प्रेशर गेज से इजिली यू कैन मेजर द प्रेशर। आपने प्रेशर गेज से आराम से प्रेशर मेजर कर लिया, बट यू कैन नॉट मेजर द स्ट्रेस विद द हेल्प ऑफ एनी डिवाइस। आपके पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जिससे आप स्ट्रेस को मेजर कर सकें। तो फिर आप स्ट्रेस को कैसे करेंगे? फिर आप स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे, मेजर नहीं करेंगे।
अब एक स्टूडेंट ने कहा कि सर कैसे करेंगे कैलकुलेट करेंगे फार्मूले के सहायता से, डिटरमिन करेंगे ना, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम लोग सबसे पहले स्ट्रेन निकालेंगे। स्ट्रेन समझते हो ना? आपने कहा सर स्ट्रेन तो नहीं समझते हैं, बहुत अच्छी बात है, जब पढ़ाऊंगा तब समझना। मैं हमेशा अपनी ऑफलाइन क्लासेस में एक बात कहता हूं कि वो बच्चे जो कुछ भी नहीं पढ़ के मेरे पास आते, जो एकदम सपाट हैं, बिल्कुल कुछ पूरा मस्तिष्क खाली है, उनको पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आती है, क्योंकि उनका दिमाग खाली है, अपना अच्छा वाला भरते जाओ। जो कुछ पढ़ के आते हैं ना, वो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनके दे हैव वेरी बैड कॉन्सेप्ट। A lot of students have very bad concepts. तो पहले उनके बैड वाले कॉन्सेप्ट निकालो, फिर अच्छा वाला डालो। तो स्ट्रेन नहीं पढ़ाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, पढ़ाऊंगा, सबको सिखा दूंगा स्ट्रेन के बारे में। लेकिन समझिए जरा कि सबसे पहले हम स्ट्रेन निकालते हैं, हम वहां स्ट्रेन निकालते हैं। स्ट्रेन कैसे निकाल सकते हैं? स्ट्रेन हम स्ट्रेन गेज से निकाल सकते हैं। स्ट्रेन गेज एक डिवाइस होती है, उससे हम स्ट्रेन माप सकते हैं। ये सब चीजें आपने वर्कशॉप वगैरह में देखी होंगी, नहीं देखी है? यहां मुझसे सीखना, मैं भी सिखाऊंगा। फिर हम देखेंगे कि मटेरियल कौन सा है, जो भी मटेरियल है, फिर हम देखेंगे मटेरियल कौन सा है। हर एक मटेरियल का कुछ न कुछ यंग्स मॉडुलस होता है, ठीक है बच्चों, यंग्स मॉडुलस होता है, ई होता है। फिर क्या करेंगे? फिर ई और एप्सिलॉन और ई को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही एप्सिलॉन और ई को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस निकल के आ जाएगा एप्सिलॉन इनटू ए। ठीक है ना? हुक्स लॉ आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हुक्स लॉ आपने पढ़ा होगा, यहीं से आ जाएगा। तो प्रेशर कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डिवाइस, स्ट्रेस कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा, और क्या पॉइंट्स हैं? देखिए एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूं, एंड ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूं? मैं इसी क्लास को 1 घंटे में कवर कर सकता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 50 घंटे पढ़ा सकता हूं। वैसे भी इस बैच की फीस बहुत कम रखी गई है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी मैं पूरा कंटेंट आपको दे रहा हूं, और आपसे केवल एक मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर दिस वीडियोस अमंग द स्टूडेंट्स एंड टेल योर फ्रेंड्स, बिकॉज यू पीपल आर माई ब्रांड एम्बेसडर। आप ही मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप बच्चे को बताएंगे तो थिंग्स विल बी स्प्रेड आउट लाइक एनीथिंग, चीजें लोगों तक जाएंगी और चीजें अच्छी हैं। एंड इफ यू डोंट लाइक माई वीडियोज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ऑल दैट, जो भी है नहीं पसंद है तो बोलो लोगों से, खराब है, बहुत बेकार पढ़ाते हैं सर। लेकिन अगर पसंद आ रही है, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कंटेंट मिल रहा है जो कहीं और आपको नहीं मिला होगा अभी तक, तो लोगों तक शेयर करिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है, ड्यू टू प्रेशर देयर इज अ स्ट्रेस, बट ड्यू टू स्ट्रेस देयर इज नो प्रेशर। ठीक है ना? कह रहा है कि अगर प्रेशर जो है वो स्ट्रेस का कारण बन सकता है, लेकिन स्ट्रेस प्रेशर का कारण बने ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं ये बात क्यों कही जा रही है। आइए देखते हैं ये बात कैसे कही जा रही है कि प्रेशर के कारण स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन स्ट्रेस के कारण प्रेशर नहीं आता। ये बात बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आइए समझते हैं हम लोग, जरा फटाक से समझते हैं, जरा देखते हैं जरा। अच्छा, जैसे मान लीजिए व्हाइट कलर का पेन ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई लिक्विड भरा है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब अगर पानी भरा है तो इस वाले सरफेस पे विचार करिए, इस वाले सरफेस पे विचार करिए। यहां फोर्सेस आ रहे हैं, नॉर्मल फोर्स आ रहा होगा। अब अगर हम इसको फिक्स कर दें, अब अगर हम इसको फिक्स कर दें और इस सरफेस को अलग से निकाल लीजिए, तो जरा देखिए इस सरफेस की स्थिति क्या होगी कि ऊपर से ये सब लाना चाह रहे होंगे, इसको जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इसको नीचे लाना चाह रहे हैं। लेकिन चूंकि हमने यहां इसको फिक्स कर रखा है, कोई चीज चाह रही है, ये पूरा मॉलिक्यूल चाह रहा है कि नीचे जाए, ये वाला सरफेस जो है नीचे जाए। सब चाह रहे हैं कि ये नीचे जाए, सभी चाह रहे हैं, ऊपर वाले मॉलिक्यूल चाह रहे हैं कि नीचे जाए, लेकिन हमने नीचे फिक्स कर रखा है। अगर हमने नीचे फिक्स कर रखा है तो बताइए ऊपर तो ये नीचे जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। और जब नीचे नहीं जा पाएंगे तो पेन डेवलप हो गया।
मैंने क्या सिखाया शुरुआत में? खोजो पेन कहां मिल रहा है, जहां जहां पेन है वहां वहां स्ट्रेस है। भाई ये कोई चीज नीचे जाना चाह रही है और आपने फिक्स कर रखा है, नहीं जाने देंगे। पहले ऐसे ऐसे फिक्स करे थे ना, ऐसे फिक्स करे थे ना, बोलो, ऐसे फिक्स करे थे और नहीं जाने दे रहे थे इधर, तो स्ट्रेस आया था ना, बिकॉज ऑफ पेन। अब वही वाला सरफेस देखो, ऐसे फिक्स करे थे ना, ऐसे उठा कर दिया और आपने ऐसे फिक्स कर दिया, नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, ये कह रहा नीचे जाएंगे, नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, तो पेन आ गया ना, जहां पेन आ गया वहां पे स्ट्रेस आ गया। और ये पेन आया क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेशर, क्योंकि आप जानते हैं ना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काम करेगा यहां पे, यानी इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण क्या डेवलप हो गया? स्ट्रेस। तो प्रेशर के कारण स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस के कारण कोई प्रेशर डेवलप नहीं हो। मैं आपको किस डेप्थ में ले जा रहा हूं, देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को जोड़ रहा हूं आपको सोम के साथ। लास्ट में पॉइंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एट अ पॉइंट द प्रेशर इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शंस इन स्टैटिक फ्लूइड, बट स्ट्रेस नीड नॉट टू बी सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट अ पॉइंट। चलिए इस बात को समझते हैं। कहा जा रहा है कि किसी पॉइंट पर सभी डायरेक्शंस में प्रेशर हमेशा समान होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शंस में स्ट्रेस भी हमेशा समान हो। आइए देखते हैं। पास्कल का नियम सबने पढ़ा होगा, पास्कल साहब का लॉ सबने पढ़ा ही होगा। पास्कल क्या बोलते हैं? पास्कल ये बोलते हैं कि मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट लीजिए, दिस इज द पॉइंट। अब इस पॉइंट पर आप x में जाइए, इस पॉइंट पर आप y में जाइए, इस पॉइंट पर आप z में जाइए। यहाँ का प्रेशर px होगा, यहाँ का प्रेशर py होगा और यहाँ का प्रेशर pz होगा। तो पास्कल ये कहते हैं कि px बराबर py बराबर pz। यानी पास्कल कह रहे हैं कि एक पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं पास्कल ये नहीं कह रहे कि सारे जगह सब पॉइंट्स पे प्रेशर बराबर है। ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में है। पास्कल ये नहीं कह रहे कि जो भी पॉइंट्स ले लो सब जगह प्रेशर बराबर है। पास्कल ये कह रहे हैं कि जिस पॉइंट को आपने लिया है उस पॉइंट पर इन ऑल द डायरेक्शंस प्रेशर आर इक्वल, px बराबर py बराबर pz। लेकिन ऐसा स्ट्रेस में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? देखो अभी मैं आगे आपको जब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन पढ़ाऊंगा ना, तब आप देखिएगा ब्यूटीफुल, यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग, मैजिक होगा, मैजिक। तो हो सकता है कि यहां पर देखो, यहां पे जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो इधर आएगा, यहां जो शेयर फोर्स आएगा, शेयर वाला जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, शेयर वाला फोर्स इधर आएगा, सॉरी स्ट्रेस, मैं फोर्स बोल दिया, स्ट्रेस। देखिए इधर क्या आया? नॉर्मल स्ट्रेस, इधर क्या आया? शेयर स्ट्रेस। ये टाउ है, ये सिग्मा है या सिग्मा एन है। हो सकता है इसकी वैल्यू 20 हो, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो सकता है इसकी वैल्यू 10 हो सकता है इसकी वैल्यू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो। और ये नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल स्ट्रेस है, ये शेयर है। तो देखिए सेम पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर स्ट्रेसेस की वैल्यूज डिफरेंट आ रही है ना। एक ही पॉइंट पे देखिए, सेम पॉइंट पे एक स्ट्रेस 20 आ सकती है, दूसरी स्ट्रेस 10 आ सकती है, जबकि प्रेशर में किसी पॉइंट पर स्ट्रेसेस की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, और आप इनको अगर जानेंगे और इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो ही आप एक अच्छे छात्र बन पाएंगे। और जब तक आप अच्छे छात्र नहीं बनेंगे तब तक आपका कंपटीशन नहीं निकलने वाला है, ये आप समझ लीजिए। कंपटीशन अगर आप निकालना चाहते हैं, यू हैव टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट। और वेरी गुड कैसे बनेंगे आप बनेंगे वेरी गुड चीजों को सीखते हुए, ठीक है ना। चलिए अब जरा बात को समझिएगा। स्ट्रेस के लिए एक स्टेटमेंट में बताने जा रहा हूं। एक स्टूडेंट ने हमसे कहा कि सर स्ट्रेस कोई प्रॉपर्टी है क्या? स्ट्रेस कोई प्रॉपर्टी है? बच्चे का क्वेश्चन सुनिए। एक स्टूडेंट ने हमसे कहा
वन स्टूडेंट आस्क्ड मी, सर क्या स्ट्रेस मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी है? वन स्टूडेंट आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। सर हम क्या कह सकते हैं कि क्या स्ट्रेस मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी है? अच्छा बेटा, प्रॉपर्टी क्या होती है जरा इस बात को समझ लो, फिर हम जो है इसको समझाएंगे कि स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि नहीं। देखो, प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी जिस मटेरियल की है, अगर मटेरियल बदल जाएगा तो वो प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। यानी अगर हम अलग अलग मटेरियल्स में स्ट्रेस निकालें तो हमें अलग अलग मिलेगा, तो वो प्रॉपर्टी है। अगर नहीं मिलेगा तो प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे डेंसिटी हम ले लें। पहले आप समझिए कि प्रॉपर्टी क्या है, फिर समझाएंगे कि स्ट्रेस प्रॉपर्टी है या नहीं है। जैसे अगर हम डेंसिटी ले लें, अब आप जिस मटेरियल को लेंगे हर मटेरियल की डेंसिटी अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए अगर आपने वाटर ले लिया, डेंसिटी में अगर आप ले लें, अगर डेंसिटी आप ले लें और आपने वाटर ले लिया, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर आपने एयर ले लिया तो एयर की डेंसिटी कितनी होती है? लगभग 1.2 kg पर मीटर क्यूब। अगर आपने मान लीजिए मरकरी ले लिया, मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13600 kg पर मीटर क्यूब। आप देखिए, जैसे जैसे मटेरियल चेंज हो रहा है वैसे वैसे डेंसिटी बदल रही है, यहां कुछ यहां कुछ यहां कुछ। अब हमसे पूछा जा रहा है, एक बच्चे ने पूछा, एक स्टूडेंट ने पूछा, आप में से किसी ने पूछा कि सर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी है? सीधा साधा जवाब है बेटा, अगर अलग अलग मटेरियल लेने पर स्ट्रेस का मान भी बदलता गया तो फिर स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। और अगर मान नहीं बदला, सारे मटेरियल में स्ट्रेस का मान सेम ही आ रहा है, मटेरियल बदलने पर स्ट्रेस नहीं बदल रहा है, तो फिर मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं है। सिंपल सा बंदा है। आइए चेक करते हैं कि स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी है या फिर नहीं है। आइए देखते हैं। चलिए, इसको देखने के लिए चलिए हमने दो मटेरियल ले लिया। चलिए मान लीजिए एक हमने ले लिया चांदी, दूसरा हमने ले लिया सोना। चांदी वाइट वाइट सा दिखता है, तो चलो हमने इसको वाइट वाइट से बना देते हैं। मेरी कोशिश है जितना सिंप्लीफाई हो सकता है मैं उतना सिंप्लीफाई करूंगा इसको। ये चांदी है मान लीजिए, ठीक है ना। ये इस तरह का कोई मटेरियल है, हमने ले लिया। दूसरा मटेरियल हमने ले लिया सोने का, गोल्ड का। आपने कहा सर गोल्ड तो येलो दिखता है, चलो येलो दिखता है तो येलो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा इससे आसान आपको इतना आसान करके पढ़ा रहा हूं कि अब भी अगर सोम में मजा नहीं आया तो फिर आपके लिए दिक्कत है, ठीक है ना। दिस इज गोल्ड, दिस इज गोल्ड एंड दिस इज सिल्वर, ठीक है ना। चांदी सोना कुछ भी ले लो यार, दो मटेरियल हैं बस, एक मटेरियल ये है, दूसरा मटेरियल ये है। अच्छा मान लीजिए, और दोनों जो मटेरियल हैं वो कैसे हैं? दोनों ही मटेरियल जो हैं वो ज्योमेट्रिकली सिमिलर हैं। दोनों ही जो मटेरियल हैं वो ज्योमेट्रिकली सिमिलर हैं। ज्योमेट्रिकली सिमिलर मतलब उनका क्रॉस सेक्शन एरिया, उनकी लेंथ, उनकी विड्थ सब बराबर है। बराबर क्यों लिया? क्योंकि अलग अलग लेते तब तो चीटिंग हो जाती ना। अगर जो भी चीज हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली सिमिलर लेके ही तो करेंगे। आपने कहा हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हैं। चलिए ज्योमेट्रिकली सिमिलर है तो चलो मान लिया इसका ये वाला जो एरिया है, चलो इसको मान लिया हमने मान लिया इसका एरिया कितना है, चलो मान लिया 5 मीटर स्क्वायर है। और मान लिया यहां पर एक फोर्स लग रहा है और इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, चलो मान लिया हमने 100 न्यूटन इस फोर्स की वैल्यू है,
ठीक है ना। हमने आपसे कहा था ना कि जब मटेरियल है कि नहीं ये चेक करना है तो केवल और केवल मटेरियल बदलेंगे, बाकी कुछ नहीं बदल सकते। बाकी ना तो आप फोर्स बदलेंगे, ना तो आप एरिया बदलेंगे, ना तो ज्योमेट्री बदलेंगे, मटेरियल बदल दिया, मटेरियल बदल दिया। बोलो भाई, अगर हम मटेरियल बदलने से स्ट्रेस चेंज हो गया तो स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल बदलने से स्ट्रेस नहीं चेंज हुआ तो स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है। आइए देखते हैं, यानी यहाँ पे इसको कितना लेंगे बच्चों, इसको कितना लेंगे, एरिया ले लिया 5 मीटर स्क्वायर, और यहाँ जो फोर्स लग रहा है उसको कितना लेंगे, हमारी मजबूरी है 100 न्यूटन लेंगे। चलो जरा बताओ, अब जरा निकालो, यहाँ पे स्ट्रेस निकालो जरा, अभी मालूम हो जाएगा, अभी मालूम हो जाएगा, अभी मालूम हो जाएगा कि स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि नहीं। 100/5 फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, F अपॉन ए, कितना आ गया 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कितना आया 20 आया। इधर देखते हैं, गोल्ड में देखते हैं क्या स्थितियां हैं, गोल्ड में स्ट्रेस निकालते हैं, ये आ गया 100 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, द रिजल्ट इज सेम। देखिए आप देखिए कि रिजल्ट दोनों में सेम आ रहा है, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जो रिजल्ट सिल्वर का है वही रिजल्ट किसका है बच्चों, गोल्ड का है। जो रिजल्ट सिल्वर का आ रहा है वही रिजल्ट गोल्ड का आ रहा है। यानी आपने क्या किया, आपने प्रॉपर्टीज बदल दी, आपने क्या किया, आपने प्रॉपर्टीज आपने मटेरियल बदल दिया, आपने क्या किया, आपने मटेरियल बदल दिया, बट मटेरियल बदलने के बाद भी द रिजल्ट्स आर सेम। डेंसिटी देखिए, वहां मटेरियल बदलते गए, डेंसिटी का फॉर्मूला तो वही होता है, बोलो यार, लेकिन मटेरियल बदलते गए, मटेरियल बदलते गए तो डेंसिटी बदलती गई। यहां देखो मटेरियल बदल दिया हमने, यहां देखो हमने मटेरियल बदल दिया, लेकिन मटेरियल बदलने के बाद भी जो रिजल्ट सिल्वर का है वही रिजल्ट गोल्ड का है। इसका मतलब स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, स्ट्रेस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। याद रखिए, इसको मिटा दूं मैं, बिल्कुल मिटा दूंगा मैं, तो आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। क्या लिखोगे, स्ट्रेस, स्ट्रेस, स्ट्रेस is not the property of material। स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसको आप नोट कर लीजिए जरा, तो मैं पानी पी लेता हूं तब तक। स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। स्ट्रेस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना, क्योंकि मटेरियल बदल देने पर भी स्ट्रेस समान है, स्ट्रेस नहीं बदला। तो फिर स्ट्रेस डिपेंड किस पे करता है, फिर स्ट्रेस डिपेंड किस पे करता है, स्ट्रेस डिपेंड्स ओनली ऑन 2 थिंग्स। स्ट्रेस केवल और केवल 2 चीजों पर डिपेंड करता है। द फर्स्ट थिंग इज लोड एंड द सेकेंड थिंग इज एरिया। स्ट्रेस केवल और केवल 2 बातों पर डिपेंड करता है, एक लोड पर, दूसरा एरिया। स्ट्रेस मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता। अगर लोड और एरिया ये दोनों सेम हैं तो चाहे जो मटेरियल आप ले लोगे, वट एवर मटेरियल यू आर टेकिंग, whatever material you are choosing, the stress will not be changed। स्ट्रेस चेंज नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अच्छा भाई, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखिए, एक शब्द होता है स्ट्रेस और एक शब्द होता है स्ट्रेंथ, ठीक है ना।
एक शब्द होता है स्ट्रेस और एक शब्द होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है मैक्सिमम स्ट्रेस, अर्थात स्ट्रेस की वो वैल्यू जिस पर मटेरियल फेल कर जाता है, वो स्ट्रेंथ होता है। ध्यान से समझना, स्ट्रेस है और मैक्सिमम स्ट्रेस, अर्थात स्ट्रेस की वो वैल्यू, मैक्सिमम स्ट्रेस एट विच द मटेरियल फेल्स, स्ट्रेस की वो वैल्यू जहां मटेरियल फेल कर जाता है उसे स्ट्रेंथ कहते हैं। अब ध्यान से समझना, स्ट्रेस तो मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। स्ट्रेस तो बिल्कुल सही बात है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, बट स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ, ये बहुत कंफ्यूज करता है आपको एग्जामिनेशन में, और अभी तार्किक उदाहरण से इतना बढ़िया समझा दूंगा, जिंदगी भर याद रहेगा। स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है, ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जिस पे मटेरियल टूट जाएगा। तो भैया मैक्सिमम कैपेसिटी तो सबकी अलग अलग होती है ना, ये क्यों मटेरियल पर डिपेंड करता है, आइए समझते हैं जरा। ये क्यों मटेरियल पर डिपेंड करता है, जरा आइए समझते हैं, आइए जरा समझते हैं क्यों मटेरियल पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने यहां पर खली है, खली का नाम तो सुना ही होगा, हाँ? अब खली का कान पकड़ के आपको खींचना है, खली का कान पकड़ के खींचना है, और इस तरह खींचना है कि खली को गिरा देना है, नीचे नीचे गिरा देना है। यानी स्ट्रेस आएगा, पेन आएगा, और मैक्सिमम स्ट्रेस चाहिए जिस पर कि खली क्या करें, बिल्कुल ऐसा खींच दे कि गिर जाए, खली इस तरह से हो जाए, गिर जाए, ठीक है ना। अब खली हालांकि इस तरह गिर जाएंगे तो आपका क्या होगा ये आप समझिएगा। तो एक तरफ आपके पास खली साहब हैं, जिनको आपको, ये कौन है, खली है, खली को आपको ऐसे खींच के गिरा देना है, सिंपल सा तरीका है। तो आपको कुछ स्ट्रेस लगाना होगा। चलो उस स्ट्रेस की वैल्यू देख, मान लिया हमने यक्स है, यक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, ये मैक्सिमम वो स्ट्रेस है जिस पर खली फेल कर जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आपके सामने कोई बिल्कुल दुबला पतला सा आदमी है, मान लिया रामलाल, रामलाल मान लिया, रामलाल बिल्कुल दुबला पतला सा आदमी है। इसका कुल जो वेट है ना, कुल जो वजन है, जो कुल वेट रामलाल का है वो 40 केजी है। ये 40 केजी का आदमी है बेचारा। अब इसका कान पकड़ के आपको गिराना है, बताओ, इसका कान पकड़ के गिराना है, मतलब ऐसा गिराना है कि ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए, यूं गिर जाए। इसका भी कान पकड़ गिराना है। अब मुझे बताइए, खली को गिराने में जो ताकत लगेगी, जो मैक्सिमम स्ट्रेस लगेगी, दैट इज यक्स। रामलाल को गिराने में मैक्सिमम स्ट्रेस, दैट इज वाई। क्या दोनों बराबर होगी? क्या दोनों बराबर होगी? नहीं भाई, खली को गिराने में ज्यादा ताकत लगेगी और रामलाल को गिराने में कम ताकत लगेगी। तो जो ये स्ट्रेंथ है क्या चीज? वो मैक्सिमम स्ट्रेस जिस पर मटेरियल फेल कर जाता है। तो ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जिस पे खली गिर जाते हैं, ये वो मैक्सिमम फोर्स है, स्ट्रेस है जिस पर रामलाल गिर जाते हैं। दोनों की अलग अलग है ना। ऑल्दो स्ट्रेस मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है और खूब करता है। तो ये बात समझ में आया? ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल की कैपेसिटी अलग अलग होती है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब आइए जरा एक बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस की। किसकी बात करना है?
टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। देखिए, अगर आप मोटी मोटा ब्रॉड क्लासिफिकेशन करेंगे, ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे, तो स्ट्रेस केवल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा होता है शियर स्ट्रेस। एक आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, दूसरा शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में अगर अंदर आप जाएंगे तो इसके दो प्रकार हो सकते हैं। एक आपका होता है टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा होता है कॉम्प्रेसिव। एक है टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरे स्ट्रेस का नाम क्या है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल का मतलब क्या होता है? टेंसाइल का मतलब होता है कि इस तरह से लोड लग रहा है जो इसके लेंथ में वृद्धि कर देगा, इसके लेंथ को बढ़ा देगा, ठीक है ना, जो इसके लेंथ को क्या करेगा? बढ़ा देगा। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का मतलब होता है कि इस तरह से लोड लग रहा है जो इसके लेंथ को क्या करेगा? इसके लेंथ को क्या करेगा? कम कर देगा, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग का एक साइन कन्वेंशन होता है जिसे हमें मानना पड़ता है चीजों को पढ़ने के लिए। अपने साइन कन्वेंशन में हम टेंसाइल स्ट्रेस को प्लस मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, और हम कंप्रेसिव स्ट्रेस को नेगेटिव मान के चलते हैं। किसी अलग किताब में हो सकता है अलग भी दिया हो, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो टेंसाइल को पॉजिटिव मानूंगा, कंप्रेसिव को नेगेटिव मानूंगा। कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये बताइए बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है? बेंडिंग स्ट्रेस का नाम सुना है, मैंने आपसे पहले भी कहा है मेरा पढ़ाने का क्रम अलग है। बेंडिंग स्ट्रेस जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, लेकिन मुझे पता है आपके मन में डाउट होगा तो मैं बता दे रहा हूं कि बेंडिंग स्ट्रेस भी नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में आएगा। बेंडिंग स्ट्रेस भी कहां आएगा? नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में आएगा, यहीं पर आएगा बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है ना। और इधर देखिए हमने क्या डिफाइन कर रखा है, इधर हमने क्या डिफाइन कर रखा है? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को आप टाउ से पहचानते हैं, आप जानते हैं शियर स्ट्रेस टाउ होता है, ठीक है ना। शियर स्ट्रेस किस तरह से काम करता है ये भी आपको पता है, शियर स्ट्रेस किस तरह से काम करता है ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। यहां पर जब कोई फोर्स लगेगा तो शियर स्ट्रेस आता है, ठीक है ना। शियर स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन क्या है, शियर स्ट्रेस में साइन कन्वेंशन क्या है, ये सब बातें मैं आगे बताऊंगा आपको जब ये क्लास आगे बढ़ेगी। अभी इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर स्ट्रेन बताइए, स्ट्रेन कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव? तो बेटा मैंने तो अभी स्ट्रेन डिफाइन ही नहीं किया, अभी तो मैंने स्ट्रेन नाम का शब्द डाला ही नहीं आपके दिमाग में। जब स्ट्रेन पढ़ाऊंगा तो पूरी क्लास स्ट्रेन पे चलेगी और स्ट्रेन के पूरे खानदान को एक साथ समझेंगे। तो ये शियर स्ट्रेस के बारे में है। अच्छा, अगर आप टॉर्सनल इफेक्ट या टॉर्सनल स्ट्रेस के बारे में सुने हो तो वो कहां किस में आता है? शियर में आता है। जो टॉर्सन है वो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। तो ये एक मोटी मोटा क्लासिफिकेशन है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके आप समझ जाएंगे कि कैसे इसको लिखना है। मुझे लगता है स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए, अब आज की क्लास का आखिरी 5 मिनट जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसका हेडिंग ही डाल देता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट। इस वेरी इंपॉर्टेंट में मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं? इस वेरी इंपॉर्टेंट में मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि जहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, जहां पर रिस्ट्रेंट्स नहीं रहेंगे, जहां बॉडी फ्रीली मूव कर रही है या एक्सपेंड कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वहां उस डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ध्यान से समझना, जहां कोई फिक्सेशन नहीं है, जहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहां कोई रिस्ट्रेंट्स नहीं है, वहां पर किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, हमने एक बॉडी ले ली, दिस इज द बॉडी, दिस इज द बॉडी, ये बॉडी हमारा है। अब बताओ बेटा, अगर हम इस बॉडी को हीट कर दें, इस बॉडी को हम हीट दे दें तो क्या होगा? हीट करेंगे तो बॉडी एक्सपेंड कर जाएगी,
हीट करेंगे तो बॉडी एक्सपेंड कर जाएगी। मान लो बॉडी जो छोटी सी थी वो हीट करने पे क्या हुई, बड़ी सी हो गई। अब मुझे आप बताइए यहां कितने स्ट्रेस डेवलप हुए, यहां हीट करने पे आफ्टर हीटिंग यहां पर कितने स्ट्रेस आ रहे हैं। मैं फिर से बार बार आपको वही चीज समझा रहा हूं, यहां कितने स्ट्रेस आ रहे हैं। जो मेरा स्टूडेंट होगा वो कहेगा गुरुजी यहां कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहां कोई पेन नहीं डेवलप हो रहा ना भाई, ये हीट हो रहा है, अब हीट होने पे फैल रहा है, और फैलने से जब कोई रोकेगा तब तो पेन आएगा। भाई इसको हीट किया तो इसके आजू बाजू जो भी एक्स वाई जेड सब फैलने लगे, जब ये फैलने लगा तो कोई रोक देता, मत फैलो, रिस्ट्रिक्शन लगाता, रोक लगाता, तब तो स्ट्रेस आता। कोई रोक नहीं लगाने वाला, जब कोई रोक नहीं लगाने वाला तो कोई पेन नहीं आएगा। जब कोई पेन नहीं आएगा तो यहां कितने स्ट्रेस होंगे, हियर देयर इज नो स्ट्रेस। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है, अ बॉडी इज हीटेड अप, फाइंड आउट द स्ट्रेसेस इन x, स्ट्रेटेड इन y, स्ट्रेसेस इन z। यहां x भी 0, y भी 0, z भी 0, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है ना, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो x में कोई रोक रहा, न तो कोई y में रोक रहा, न तो कोई इसको z में रोक रहा। जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वहां कोई स्ट्रेस नहीं है। अल्टीमेटली मैंने क्लास की शुरुआत जहां से करी थी, स्ट्रेस माने पेन। जहां बॉडी फ्रीली मूव कर रहा है वहां कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। मैं क्लास की समाप्ति भी वहीं पे कर रहा हूं, स्ट्रेस माने पेन। कोई पूछे व्हाट इज स्ट्रेस, क्या लिखोगे? पेन। स्ट्रेस शब्द आ जाए क्या लिखोगे? पेन। स्टार्ट करा था मैंने स्ट्रेस इज इक्वल टू पेन से, और क्लास की समाप्ति भी कहां कर रहा हूं? स्ट्रेस इज इक्वल टू पेन से। फिर देखते हैं जरा, पेन यानी दर्द, तकलीफ, ठीक है ना। अब देखिए जरा, अब हमने एक बॉडी लिया यहां पे, हमने एक बॉडी लिया यहां पे। अब हमने क्या किया, इस बॉडी को हम हीट करेंगे, लेकिन हीट करने से पहले हमने इस बॉडी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए इस पे, देखो फिक्स कर दिया, इधर 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 इधर, ये बॉडी फिक्स हो गई। अब जब बॉडी फिक्स हो गई तब हमने कहा चलो इसको हीट करते हैं, तब हमने कहा चलो इसको हीट करते हैं। अब हम इसको हीट करेंगे, अब बताओ क्या होगा। अब ये बॉडी फैलना चाहेगी ना, ये जब फैलना चाहेगी तो ये कहां कहां फैल सकती है? ये x में फैल सकती है, ये y में फैलेगी, और ये z में फैलेगी। ये x में, y में और z में फैलना चाहेगी, लेकिन इसको x में फैलने से रोक दिया जाएगा। x में रिस्ट्रिक्शन आ गया, जैसे इसने कहा तुमको नहीं फैलने देंगे, रिस्ट्रिक्शन बन के खड़ा हो गया, और रिस्ट्रिक्शन से ही तो पेन आता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो बताइए x डायरेक्शन में क्या डेवलप हो गया, x डायरेक्शन में क्या मिलेगा? बोलो बच्चों, x डायरेक्शन में पेन आ गया। क्या आ गया? दर्द आ गया, पेन आ गया। x डायरेक्शन में पेन आ गया। अगर x डायरेक्शन में पेन आ गया तो x डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? x डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगा। यानी इस प्रकार की बॉडी में सिग्मा x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये खड़ा है ना पेन देने के लिए, तो सिग्मा x की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी बच्चों। सिग्मा x इज नॉट इक्वल टू 0। जबकि y डायरेक्शन में देखो बॉडी फ्रीली जा रही है ना, कोई नहीं रोकने वाला, z में भी जा रही होगी, समझ में आ रहा है। तो सिग्मा x इज इक्वल टू 0, लेकिन सिग्मा x इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन सिग्मा y भी 0 होगा, सिग्मा z भी 0 होगा। क्यों होगा ऐसा? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इन डायरेक्शंस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तब तब कोई पेन नहीं है, और जब जब कोई पेन नहीं है बच्चों तब वहां पर कोई किसी प्रकार का स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा।
मैं उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक स्टूडेंट ने कहा सर बात तो समझ में आ गई, लेकिन सर आपने ना इसमें थर्मोडायनेमिक्स जोड़ दिया, हीट वीट डाल दिया, पता नहीं क्या क्या। सर केवल मैकेनिक्स और सोम लेके भी कुछ उदाहरण लीजिए और इस तरह से समझाइए। मैंने कहा बिल्कुल समझा देते हैं, आइए कुछ उदाहरण और लेते हैं। जब तक दिमाग में नहीं बैठ जाए तब तक समझाऊंगा। आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैंने आपसे पहली क्लास में कहा था, मैंने चुनौती स्वीकार किया है आपका। आप कहते हैं सोम कठिन है, मैं सोम को आसान बनाऊंगा, इतना आसान बनाऊंगा जितना आसान आपको सबसे कोई सब्जेक्ट में लगता होगा। बशर्ते मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार चीजों को करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आइए इस पे और काम करते हैं। चलिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया इस तरह का। भाई यहां कोई हीट इट इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना। बच्चे का क्वेश्चन सर हीट मत इन्वॉल्व करिए, हीट क्यों आप कर रहे हैं? आप तो शुरुआत में कोई हीट वीट नहीं लिए थे। सर सोम में देखिए ये सब अच्छा लगता है, ये स्टैंड लगा दिया, फिक्स लगा दिया, ये ऐसे है वैसे है। सर इसमें समझाइए कुछ। चलो भाई ऐसे समझाते हैं। यहां देखो फोर्स लग रहा है एंड दिस फोर्स इज एफ। जब ये फोर्स एफ लगेगा, चलो इसका मान लो कुछ ये डाया है, ठीक है ना, मान लो D1 इसका डाया है। जब ये फोर्स इसको खींचेगा, जब फोर्स इसको खींचेगा तो क्या इसमें स्ट्रेस आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है ना। किस किस डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगा आइए देखते हैं। जब ये देखो ये खींचेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका डाया कम होगा और इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, यानी कुछ ये इस तरह से हो जाएगा ना। देखो समझ में आ रहा होगा, देखा ना, डाया कम हो गया और D2 जो मिला वो छोटा हो गया। बोलो भाई, जो D2 मिला वो छोटा हो गया। अब देखिए यहां पर, यहां स्ट्रेस आएगा कि नहीं ये बताओ? बिल्कुल आएगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगा है, रिस्ट्रिक्शन लगा है। ध्यान से समझना, एक्स डायरेक्शन में एक्सपेंशन हुआ, एक्स डायरेक्शन में एक्सपेंशन हुआ, लेकिन वाई डायरेक्शन में भी तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ। देखिए इसमें, देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। तो क्या वाई में भी, क्या वाई में भी स्ट्रेस आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वाई में फ्रीली मूवमेंट हुआ, फ्री मूवमेंट हुआ ना। वाई में कोई रोकने वाला कहां था? वाई में तो रुक नहीं रहा था, जो भी इसको कंप्रेस होना हुआ इससे आसानी से हो रहा है। देखो आसानी से हो रहा है ना, फ्रीली मूवमेंट हो रहा है। जो पेन डेवलप हो रहा है वो कहां हो रहा है? केवल और केवल यक्स में। यानी इस प्रकार की कंडीशन में सिग्मा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 बट सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0। सिग्मा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 बट सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0। मुझे उम्मीद है कि इस तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। ये वाली क्लास थोड़ी लंबी थी, इस तरह की और भी लंबी क्लासेस होंगी। क्लासेस का टाइमिंग इसलिए मैंने सेट नहीं किया है, लेकिन हर क्लास लगभग 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के आसपास होगी। कुछ क्लासेस 2 घंटे की होंगी, ठीक है ना। और मैं फिर से आपसे कहूँगा, ये मेरा तीसरा वीडियो है, अभी चौथा पांचवा लगातार वीडियो आता रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। जो मैंने प्रॉमिस किया है मैं इसको आसान बनाने के लिए, और मैं आसान बना के रहूँगा इसको। ये पेड बैच की क्लासेस हैं, ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल नहीं रहेंगी। जो कुछ 1-2 वीडियोज अवेलेबल रहेंगे वो आप देख सकते हैं। अगर आप पेड बैच हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं सोम का, तो बहुत ही मिनिमम फीस मैंने रखी है। जब आप फोन करेंगे, जो स्क्रॉल हो नंबर हो रहे हैं, तो आप पूछेंगे फीस कितनी है, तो जो फीस बताई जाएगी आपको बहुत ताज्जुब होगा कि सोम इतने कम पैसे में भी पढ़ाया जा सकता है क्या, और इतना शानदार तरीके से, इतनी मेहनत तरीके से। 80 घंटा सोम पढ़ाऊंगा, सारे क्वेश्चंस लगवाऊंगा, जेईई गेट आईएएस सारे क्वेश्चंस लगवाऊंगा, और आप सोम के बैच में प्रवेश ले सकते हैं। लाइव क्लासेस भी रहेंगे, रिकॉर्डिंग के अलावा लाइव क्लासेस भी रहेंगी आपको, ठीक है। तो हमसे जुड़िए और इन वीडियोस को स्प्रेड आउट करिए अपने फ्रेंड्स के बीच, ठीक है। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए घर में, और हंसते मुस्कुराते रहिए। आज के लिए विदा कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।